हाय एवरीवन, आप सभी ने मुझसे पूछा था कि भैया हम फार्म डी के बाद क्या कर सकते हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में बताओ, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताओ, करियर के बारे में बताओ। तो एक सिचुएशन को हम इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि आपकी फार्म डी की कोर्स खत्म हो चुका है, आपके पास डिग्री आ चुकी है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप क्या करने वाले हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास वो क्या ऑप्शन होने वाले हैं, आपके दिमाग में क्या ऑप्शन आ रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ फार्म डी के बाद। अब ये क्वेश्चन जितना जल्दी आप अपने आप से पूछोगे उतनी ही आसान आपकी करियर जर्नी होने वाली है। चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या फिर सिक्स्थ ईयर में, या फिर आपकी फार्म डी कंप्लीट हो चुकी है, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें। इमेजिन करके देख सकते हो कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ पर होगे। आप आज ही उसे इमेजिन कर सकते हो और आप एक प्लान भी बना सकते हो कि मेरे को फार्म डी के बाद ये कोर्सेज करने हैं, या फिर मेरे को इस कंपनी में जॉब करनी है, उसके बाद मैं ये अपना बिजनेस करना चाहता हूँ या जो भी। लेकिन एज अ फ्रेशर आपकी फार्म डी कंप्लीट हो चुकी है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास अभी अभी डिग्री आई है, और अब आपके पास क्या वो फेमस ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। ऑप्शंस जो काफ़ी सारे फेमस हैं बच्चों के अंदर, जो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं, उसमें से एक है ड्रग इंस्पेक्टर, उसके बाद है हॉस्पिटल फार्मेसी, और उसके बाद हम फॉरेन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर की। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। उसमें से आपका एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके अलावा आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। अब यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो यूपीएससी के अंडर ही होता है। इस एग्जाम की एज लिमिटेशन है कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 30। और अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ड्रग इंस्पेक्टर में भी अलग अलग जॉब रोल्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ड्रग इंस्पेक्टर बना दिया गया, आपको एक रोल दिया जाएगा। अब इसमें 4-5 रोल्स होते हैं। अगर हम इन रोल्स को डिस्कस करें तो पहला आता है फार्माकोविजिलेंस। इसके अंदर आप कलेक्ट करते हो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को, मॉनिटर करते हो, रिसर्च करते हो उसके ऊपर। सेकंड जो कि रोल होता है वो होता है ड्रग सेफ्टी ऑफिसर का। इसके अंदर आप एक मॉनिटर करते हो एडवर्स इफेक्ट्स को ड्रग्स की। थर्ड रोल है हमारे पास मेडिकल रिव्यूअर का। इसमें आप रिव्यू करते हो अलग अलग डेटा को, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल्स को मेंटेन करते हो। फोर्थ रोल आता है ड्रग सेफ्टी फिजिशियन का। इसमें भी आपका ऑफिसर से थोड़ी ऊपर की रैंक होती है, जिसमें आपको मॉनिटर करने होते हैं एडवर्स इफेक्ट्स को। और फिफ्थ रोल होता है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट का। ये सबसे हाई पोस्ट होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। अब अगर हम ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी 40,000 से लेकर 1,50,000 तक जा सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन के बारे में, वो है हॉस्पिटल फार्मेसी। अब जैसे कि आप सबको पता है यार, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सूटेबल नहीं है फार्मा डी ग्रेजुएट्स के लिए। फार्म डी ग्रेजुएट्स ज़्यादातर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी को ऑप्ट करते हैं। और वहीं पर अगर आपने बी फार्म करी है या फिर एम फार्म करी है तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा जाते हो। और इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा प्रेफर करती हैं बी फार्म ग्रेजुएट्स को और एम फार्म ग्रेजुएट्स को, जबकि फार्म डी ग्रेजुएट्स क्लिनिकल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी की जहां हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं R&D सेक्टर की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको हॉस्पिटल फार्मेसी में इंटरेस्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास फॉरेन कंट्रीज। अब इसके ऊपर काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स का। कुछ स्टूडेंट्स इसे सपोर्ट करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इसके एंटी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसका मिक्स्ड रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये काफ़ी टफ भी है, लेकिन अगर आप इसे क्रैक कर लेते हो तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है, आपकी जो फैसिलिटीज आपको मिलती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की सैलरी 40 लाख से 50 लाख तक जा सकती है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो अमेरिका की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका एक मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो फार्मासिस्ट होते हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ड्रग्स को फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, जबकि जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियन होते हैं, उनका काम सिर्फ डायग्नोसिस का और ट्रीटमेंट का होता है। हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसके लिए आपको काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम को भी क्रैक करना होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है हर एक स्टूडेंट के ऊपर। अब जैसे कि आप इस पिक के ऊपर देख सकते हो, अलग अलग करियर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जो कि आप फार्म डी के बाद कर सकते हो। यहाँ पर मैंने जितनी भी वीडियोज़ का रेफरेंस दिया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक्स मिल जाएगी। अगर आप इंडिया के अंदर ही प्लान कर रहे हैं कि मेरे को फार्म डी के बाद आप इंडिया में ही काम कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का। आप क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकते हो एज ए फार्माकोविजिलेंस एक्सपर्ट और एज ए SAS प्रोग्रामर। इसके अंदर भी आपका सर्टिफिकेट होता है, आप इस कोर्स को भी कर सकते हो। फार्म डी के बाद ऐसे कोर्सेज हैं जिनके अंदर मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस, SAS प्रोग्रामर, जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है एज ए क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। काफ़ी बच्चे कंसिडर करते हैं फार्म डी के बाद हॉस्पिटल फार्मेसी की तरफ जाना, लेकिन इसके अंदर काफ़ी मेजर इश्यूज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए। जहाँ पर बात आती है सैलरी की, वो रिटेल फार्मेसी से भी कम है। अभी डिपेंड करता है कि अगर आपको सैलरी अच्छी मिल रही है तो आप इस पॉइंट को कंसीडर करें, नहीं तो आप इसके अलावा जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उसके थ्रू काम कर सकते हो। मेरे को फार्म डी के बाद इंडिया में काम नहीं करना, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे दूसरी कंट्रीज में काम करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस हम समझ लेते हैं। आपने प्लान कर लिया कि मुझे अमेरिका में काम करना है एज ए क्लिनिकल या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, लेकिन आपको यहाँ पर पहले TOEFL और FPGEE का एग्जाम क्लियर करना होगा।
उसके बाद आप एज एन इंटर्न वहाँ पर काम करोगे, जिसमें आपको 500 से लेकर 1500 आवर्स तक अमेरिकन हॉस्पिटल के अंदर एज एन इंटर्न काम करना होगा। उसके बाद जो आपका इंटर्नशिप रिकॉर्ड है आपको सबमिट करना होगा स्टेट बोर्ड ऑफ फार्मेसी को। उसके बाद आपको नेप्लेक्स या फिर MPJE के लिए स्टेट एग्जाम्स जो होते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद आप इंश्योरेंस, लॉ गवर्निंग और फार्मेसी से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनको आपको क्लियर करना होगा। और अब आप एक हॉस्पिटल के लिए कम्पीट कर रहे होंगे अदर फार्मासिस्ट के साथ जो कि उसी कंट्रीज़ में उन्होंने पढ़ाई करी है। अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताया अलग हो सकता है अलग अलग कंट्रीज़ को लेकर, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्स जो कि कॉमन है वो आपको देने होंगे। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आप इसे क्रैक नहीं कर सकते। काफ़ी सारे फार्मासिस्ट जाते भी हैं इंडिया से बाहर और डेवलप्ड कंट्रीज़ में एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करते हैं। वहाँ पर रेपुटेशन और जो आपकी सैलरी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर सेटिस्फाई हो। इस वीडियो में इतने। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी लर्निंग इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फार्मेसी के फील्ड से जुड़े हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट इस चैनल के ऊपर आता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।